हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक वाइज हम आपको टॉपिक समझाते हैं एज वेल एज जो बैक क्वेश्चंस है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये जो टॉपिक है ये आपको एडमिशन रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी बहुत काम आने वाला है। तो आप इस चैप्टर के साथ साथ बाकी चैप्टर्स के लिए भी बेस तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से समझते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम आपके सामने बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं और बताते हैं कि क्या होता है। तो हमें पता है कि लेफ्ट साइड जो है वो लाइबिलिटी साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो एसेट साइड होती है। अब डियर, जब आपको हमने शायद इससे पहले भी बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक जैसे आप घर की सेटिंग बदलते हैं इसी तरीके से पार्टनरशिप में सेटिंग बदल जाती है। और सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बदल जाता है वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कब कब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है ये पेपर में बहुत बार आता है। पहली बात जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ले। सेकंड, अगर आपके पास किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाए। तो फर्स्ट तो आपके सामने है यही चैप्टर। सेकंड, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाए। थर्ड, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए। चौथा, किसी की डेथ हो जाए। पांचवा, अगर दो फर्म्स आपस में अमेलगमेट हो जाए। इन सभी केसेस में हम ये मानते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी फर्म ने अपना घर बदल लिया, सेटिंग बदल ली। अब देखिए, जैसे आप लोग अपना घर बदलते हैं तो पुरानी कई चीज़ों को निकाल देते हैं। भाई बड़ी आपने मान लीजिए रेनोवेशन घर पे करवाई है, सफेदी वगैरह साफ सुथरा घर पर करवाया है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है मेरे बच्चों जिसे आप घर से निकाल देते हैं, है ना। पुरानी चीज़ें रिप्लेस करके नई चीज़ें लाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी बैलेंस शीट में पार्टनरशिप फर्म करती है। पार्टनरशिप के पास ये मौका बहुत कभी कभार आता है कि वो अपनी लाइबिलिटीज और एसेट्स को रीवैल्यू कर सके, है ना, उनकी वैल्यूज दोबारा लगा सके। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि लाइबिलिटी में जो रिजर्व्स पड़े हुए हैं ना वो प्रॉफिट्स से ही बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बताने वाली हूँ, एक हम पढ़ेंगे जर्नल रिजर्व, एक हम पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके अलावा और भी रिजर्व्स होते हैं बट बेसिक ये है। तो एक तो हम ये रिजर्व्स पढ़ेंगे, 3 रिजर्व्स, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और एसेट साइड पे हम ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट तो सीख ही चुके हैं, गुडविल, ठीक है। इसके बाद हम आपको आज सिखाएंगे फिक्टिशियस एसेट का ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ हम आपको सिखाएंगे जो P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा होता है उसका क्या करा जाता है। तो बैलेंस शीट से कुछ ये 4-5 चीजें हैं जिनकी सफाई कर दी जाती है ना। जैसे कि हम पुरानी चीजें निकाल देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पार्टनरशिप में जब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मौका आता है तो फर्म भी यही करती है। फर्म ये जो रिजर्व्स हैं ये खत्म कर देगी, यानी लाइबिलिटी साइड को पूरा खत्म कर देगी, राइट। और इसी तरीके से एसेट साइड को भी पूरा यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। तो इसमें से एक चीज हम ये सीख चुके हैं कि जो पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में होती है इसे बोलते हैं परचेज गुडविल, और इसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से डियर हम बाकी चीज़ों के बारे में भी समझेंगे। बट सबसे पहले मैम व्हाट इज जर्नल रिजर्व, व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक एक करके टर्म को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा फटाफट से। जर्नल रिजर्व का क्या मतलब होता है? देखिए, बिजनेस और ऑनर अलग होता है, ये बात हम 11th में भी समझ चुके हैं। अब मान लीजिए बिजनेस को ऑनर के लिए प्रॉफिट बचा। अब एक अच्छा ऑनर वही होता है जो सारा प्रॉफिट खा नहीं जाता बल्कि बिजनेस के अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करके रखता है। तो बिजनेस ये पार्टनर्स हैं, ABC 3 पार्टनर्स हैं, ये उनका फाइनल प्रॉफिट बचा है P&L एप्रोप्रिएशन। अब ये अच्छे बिजनेसमैन है तो ये क्या कहेंगे कि थोड़ा सा प्रॉफिट जर्नल रिजर्व में रख देते हैं। व्हाट इज जर्नल रिजर्व? देखिए, रिजर्व्स क्या होता है, जो प्रॉफिट में से पोर्शन रिटेन कर लिया जाता है बिजनेस के अंदर, जो बांटा नहीं जाता पार्टनर्स को। तो कुछ प्रॉफिट में से मान लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपए थे, है ना, छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर आपने 5 रुपए जनरल रिजर्व में सेव कर दिए। अब इस पैसे का इस्तेमाल आप किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो, यानी जब भी पार्टनरशिप फर्म को जरूरत होगी, नाम ही ऐसा है जर्नल रिजर्व, यानी किसी भी पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट सेविंग कर ली फर्म ने, हम भी तो सेविंग करते हैं ना, सारी इनकम खर्च तो नहीं कर लेते। बिल्कुल इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म ने यहाँ पैसा डाल दिया, और जैसे इसका नाम है आपको किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जब भी फर्म को यूज। फिर आया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ फर्म ने 8 रुपए डाल दिए। ये क्या होता है? अब देखिए, किसी किसी फर्म्स के अंदर फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ वर्कर्स के जो है कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उनके हाथ पैर या किसी पर भी चोट वगैरह लग जाती है तो उनको कंपनसेट करना पड़ता है फर्म को। कई बार तो डेथ भी हो जाती है, माइनिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा वर्कर्स की डेथ भी हो जाती है। तो उनको एकदम से कंपनसेट कैसे करेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो बेटर तरीका ये है कि हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहो और इस रिजर्व में डालते रहो। अगर कोई क्लेम अराइज होगा तो इसमें से दे देंगे, कम से कम टेंशन तो नहीं होगी ना। तो बिजनेस में आपको पता है ये प्रिंसिपल भी है, ऑलवेज एंटिसिपेटेड फॉर लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो फर्म क्या कर रहा है, एक फ्यूचर में होने वाला खर्चा कि वर्कर को अगर हमें क्लेम देना पड़ गया तो एकदम से कहां से पैसा निकालेंगे। इसी सेफ्टी के लिए बिजनेस क्या करता है, हर साल या हर 6 महीने बाद जब भी अपना प्रॉफिट निकाल रहा है उसका कुछ हिस्सा एक रिजर्व में डाल रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तीसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये क्या है, अगर मान लीजिए फर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देती है और ये मान के चलती है कि वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है ना। रिस्की इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जिनके प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस चलती है। तो कंपनी को पता है कि अगर मान लीजिए मैंने ये 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है तो हो सकता है कि जब मैं इसे बेचने जाऊं तो ये कम में भी बिक सकती है। तो उस दिन मेरा जो नुकसान होगा उस नुकसान के लिए एकदम मेरे को झटका लगे, उससे बेटर है कि मैं थोड़ा सा पैसा पहले जोड़ लेता हूँ। अब आप कहोगे मैम ये क्यों जोड़ना है। एक एग्जांपल है कि आज मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदी 2 लाख की, शेयर मार्केट में बाय करी, ठीक है। अब मैंने किसी को वादा कर दिया है कि मैं आपको 4 महीने बाद पैसा चुका दूंगी, मैं आपसे लोन ले रही हूँ, मेरे पास देखो सर इन्वेस्टमेंट है, ये मैं आपको बेचकर 2 लाख आपके वापस कर दूंगी। लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करती है, तो आपने उसकी सेफ्टी के लिए अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा रख दिया, फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए, ताकि कल को अगर इसमें फ्लक्चुएशन आते, 3 रुपए का मतलब 30,000, 3 लाख कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने जो ये रिजर्व में पैसा डाला है, किस लिए डाला है, फ्लक्चुएशन यानी इन्वेस्टमेंट में जो उतार चढ़ाव आएगा उसका लॉस बेयर करने के लिए हमने सेफ्टी के लिए इसमें पैसा डाला। तो दैट इज व्हाट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके बारे में हम डिटेल में भी अगर आपको लगेगा तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम आपको और भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल हमें इन रिजर्व्स के नाम पता होने चाहिए। तो जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट में से निकाला गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी पार्टनर्स के प्रॉफिट में से निकाला गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी प्रॉफिट में से निकाला गया। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर इन रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा तो क्या करा जाएगा, क्योंकि पीएसआर बदल चुकी है तो इन रिजर्व्स को खत्म कर दिया जाता है। यानी ये सारे रिजर्व पार्टनर बांट लेते हैं और कहते हैं कि नए रिजर्व्स बनाएंगे नई रेशो में। अब नई रेशो आने वाली है ना, तो नई रेशो में रिजर्व बनाएंगे। जैसे आप अपने घर के पुराने सोफे या पुराने पर्दे बदलकर नए ले आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म करने वाली है। अपने जितने भी पुराने रिजर्व्स हैं उनको वाइप आउट कर देगी अगर उनके रिस्पेक्ट में कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, राइट। तो यही हम इसमें सीखेंगे। तो आई होप जनरल रिजर्व क्या है, तीनों ही रिजर्व आपने बिजनेस में ऑनर के प्रॉफिट से लिए हैं, और क्योंकि ऑनर और बिजनेस अलग है और बिजनेस ने ऑनर से उधार रखा है तो इसलिए बिजनेस की क्या होती है, ये लाइबिलिटी भी होती है। अब बात आती है पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। अगर आप पी एंड एल को याद करेंगे डियर, तो पी एंड एल की क्रेडिट साइड होती है पॉजिटिव साइड, राइट, इनकम साइड, और डेबिट साइड होती है नेगेटिव साइड। तो बस इसी बात से ध्यान रखिए कि पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स ने आपस में अभी तक बांटा नहीं है। यानी इस साल प्रॉफिट हुआ था लेकिन उन्होंने बांटा नहीं, उन्होंने फर्म के पास ही रहने दिया। फिर से वही बात, अगर ऑनर के पैसे फर्म के पास रहेंगे तो फर्म की क्या बनेंगे, लाइबिलिटी। तो दिस इज द रीजन कि आपको लाइबिलिटी साइड पर होता है। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर ने आपस में बांटा नहीं, इट्स येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और इसीलिए बिजनेस की लाइबिलिटी है। और इसलिए इसको क्रेडिट वाला क्या याद रखोगे, क्रेडिट वाला आपका प्रॉफिट होता है ना, क्योंकि पी एंड एल के क्रेडिट में कौन सी चीजें होती हैं, पॉजिटिव। इधर आ जाइए, आई होप अब लाइबिलिटी साइड ओके है। अब एसेट साइड पर आ जाती है। जिस तरीके से हम लाइबिलिटी को क्लियर आउट कर रहे हैं इसी तरीके से हम एसेट को भी वाइप आउट करेंगे, जिसमें से हम गुडविल को पहले ही सीख चुके हैं कि इसको हम हटा देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अब बारी आती है डियर फिक्टिशियस एसेट की। तो ये फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, ऐसी एसेट जिनकी ना कोई सेल वैल्यू होती है ना ही वो दिखती है, यानी इंटेंजिबल भी है, सेल वैल्यू भी नहीं है। एग्जाम्पल चाहिए मैम, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसी तरीके से एक और है प्रिमिलरी एक्सपेंस अकाउंट। इनको समझते हैं डियर, इन्हें फिक्टिशियस एसेट क्यों बोला जाता है, ना ये टैंजिबल है ना ये इंटैंजिबल है, अलग सी कैटेगरी है फिक्टिशियस। अब देखिए जैसे एडवर्टीजमेंट क्या होता है, हम करते हैं तो जनरली एक रेगुलर खर्चा होता है बिजनेस के लिए, है ना, और ये पी एंड एल के डेबिट साइड पर आ जाता है। लेकिन अगर हमने एडवर्टीजमेंट इतने बड़े लेवल की कर ली कि जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिल रहा है, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि 2 टाइप के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके कभी कभार होते हैं। यानी वो खर्चे जिनका बेनिफिट 1 साल में मिल जाता है वो पी एंड एल अकाउंट में आ जाते हैं डेबिट साइड पर, वो एक्सपेंस माने जाते हैं। सैलरी पे करी, वेजेस पे करी, इंटरेस्ट पे करा, कुछ भी ऐसी चीज जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म हो गया।
लेकिन कोई भी ऐसा खर्चा जो 1 साल से ज्यादा समय आपको बेनिफिट देता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है और वो बिजनेस में एसेट्स कहलाते हैं। जैसे बिल्डिंग आपने खरीदी, पैसा खर्च किया, लेकिन इसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलेगा तो ये एसेट बन गई। सिमिलरली अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो क्योंकि इसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा ये एसेट बन गया। ऐसे ही अगर आपने एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किया, अगर आपको 2 महीने बाद फिर से ऐड करना पड़ेगा, 2 महीने बाद फिर से ऐड पे पैसा खर्च करना पड़ेगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो P&L में एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन अगर आपने आज इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर दिया कि आपको लग रहा है कि 4 साल 5 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ऐड करने की, तो वो आपकी 100% एसेट बनेगा। उसी को हमने यहाँ लिख रखा है। बट ये कोई टैंजिबल एसेट नहीं है जो हमें दिख रही है, कोई इनटैंजिबल एसेट भी नहीं है कि हम इसे बेच सके। इसे बोला जाता है फेक और फिक्टिशियस एसेट। देयर बाई आपके पास यहाँ पर ऐसा खर्चा जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देता है वो हमेशा एसेट बनता है बच्चों। तो ये वो एडवर्टीजमेंट थी जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिल रहा है, तो ये पक्की बात थी एसेट में तो जाना है। लेकिन ना ये टैंजिबल है फर्नीचर बिल्डिंग की तरह, ना ये इनटैंजिबल है गुडविल पेटेंट की तरह, तो इसको हमने एक और नाम दे दिया फेक और फिक्टिशियस एसेट। इसे धीरे धीरे बिजनेस राइट ऑफ करेगा, धीरे धीरे ये कम होगा, जितने साल तक ये बेनिफिट देगा उतने साल तक ये बिजनेस में पड़ी रहेगी। ऐसे सेम आपके पास प्रिमिलरी एक्सपेंस है। व्हाट इज प्रिमिलरी एक्सपेंस? जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपको पता है स्टार्टअप के एक्सपेंसेस लगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कराने पड़ेंगे, स्टार्टअप के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, प्रिमिलरी स्टार्टअप एक्सपेंसेस 11th की बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़े होंगे। वो खर्चे भी बिजनेस को 1 साल से ज्यादा समय का बेनिफिट देते हैं, इसलिए वो भी आपके पास एक फिक्टिशियस एसेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इन्हें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी बोलते हैं। देखिए, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका फायदा 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा मिलेगा। इसके इन बिटवीन घूमती हुई कगार आपके पास आ गई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, यानी ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर में भी बेनिफिट दे रहे हैं। व्हाट इज डेफर्ड मींस? डेफर्ड मींस फ्यूचरिस्टिक। इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, यानी ये है तो दिखने में रेवेन्यू खर्चे होंगे बिजनेस में दोबारा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार होंगे, दोबारा होंगे, लेकिन इनका बेनिफिट लंबे समय तक मिल रहा है, तो इन्हें बोल दिया जाता है बिजनेस के अंदर फिक्टिशियस एसेट, राइट। एंड लास्ट एसेट जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो है P&L का डेबिट बैलेंस। तो अभी जैसे हमने आपको बताया कि P&L का क्रेडिट बैलेंस आपके पास फायदा होता है, तो P&L का डेबिट बैलेंस क्या होगा बच्चों? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अब ये एसेट साइड पे क्यों है ये पता होना चाहिए हमारे को। सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट को फर्म ने अपने पास रख लिया तो फर्म की लाइबिलिटी बन गई। अगर पार्टनर्स के लॉस को फर्म ने अपने पास अभी रखा हुआ है तो बिजनेस ने उनसे ये लॉस के पैसे लेने हैं। तो बिजनेस ने अगर कुछ भी रिसीव करना हो तो बिजनेस की एसेट, बिजनेस ने पे करना हो तो उसकी लाइबिलिटी, राइट। तो आई होप ये जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर हो गई हो, कोई दिक्कत ना रही हो। अब बात करते हैं कि इनके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और फिर फटाफट से इनके क्वेश्चंस देखते हैं और एक ही वीडियो में क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए डियर, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब इनको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। 2 ट्रीटमेंट है। पहला केस ध्यान से देखिएगा। पहले केस में क्या है कि कंपनी इन सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स को राइट ऑफ करना चाहती है। राइट ऑफ करने का मतलब होता है फिनिश करना। अगर ये स्टेटमेंट लिखी है कि पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू राइट ऑफ द रिजर्व्स, तो ये पूरी लाइबिलिटी साइड का जो ट्रीटमेंट है एक जैसा होगा। इनमें से जो भी चीज दी हो यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। ध्यान से देखिएगा, जब भी लाइबिलिटी खत्म होती है डेबिट, तो जनरल रिजर्व दे रखा होगा तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर देना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा होगा तो उसको डेबिट कर देना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना भी बचेगा उसको डेबिट कर देना। और ये सारे रिजर्व्स, अच्छा P&L भी अगर आपके पास है क्रेडिट बैलेंस, ये क्या होता है प्लीज याद रखिएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड P&L की अच्छे वाली साइड होती है, प्रॉफिट वाली साइड होती है, उसी से याद रखना। और बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ऑनर का पैसा था, फर्म रख के बैठी है, ये सारा का सारा उन्हीं का पैसा था, फर्म रख के बैठी है इसलिए फर्म का लाइबिलिटी है। ये सारे रिजर्व हम खत्म कर रहे हैं और इसमें जितना भी पैसा था वो हम किसको दे देंगे? ऑब्वियसली पार्टनर्स को। किस रेशो में? उनकी ओल्ड रेशो में भाई, ओल्ड रेशो में बनाया था, ओल्ड रेशो में खत्म कर देंगे और फिर फ्रेश बनाएंगे नई रेशो में, तो P&L का क्रेडिट बैलेंस में। तो ये सारे के सारे में से जो भी आपको दे रखा होगा ये सब क्या होंगे? डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल फिक्स्ड है मेरे बच्चों तो करंट अकाउंट लिखना मत भूलना, ओल्ड रेशो में ये एंट्री हो जाएगी। तो बीइंग रिजर्व्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। सेकेंड एंट्री अगर मैं केस 1 की बात करूं तो मुझे ये एसेट राइट ऑफ करना, तो गुडविल का भी वही होगा,
जो फिक्टिशियस एसेट का होगा, जो P&L के डेबिट बैलेंस का होगा, सेम। जब एसेट खत्म होती है मेरे बच्चों तो क्या करी जाती है? क्रेडिट। तो ये सब क्रेडिट हो जाएंगे। और जैसे रिजर्व्स बांट रहे थे ये लोग तो इनको मिल रहा था, अब एसेट अगर खत्म हो रही है तो एक लॉस वाली बात है, तो पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट, यानी एंट्री हमारे पास हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गुडविल के लिए भी यही होता है, बता रहे हैं लेकिन आप साथ साथ भी कर सकते हैं। जो ओल्ड, जो आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल होती है बैलेंस शीट के अंदर, याद रखिएगा यही वाली गुडविल सिर्फ। फिक्टिशियस एसेट में कौन कौन से एग्जांपल आपको नाम दिए थे? प्रिमिनरी एक्सपेंसेस, जो बिजनेस स्टार्ट करने के एक्सपेंस होते हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट का ऐसा खर्चा जो 1 साल से ज्यादा के लिए करा गया, तो कोई भी फिक्टिशियस एसेट होगी वो भी क्रेडिट। और P&L का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर खत्म करना है डेबिट है तो क्रेडिट ही करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये बच्चों आपके पास एक केस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी रिजर्व्स थे वो खत्म कर दिए तो वो डेबिट हो गए, और सारा कुछ पार्टनर्स को मिल गया तो पार्टनर्स हो गए क्रेडिट। यहाँ पे जितनी भी एसेट्स थी हमने खत्म कर दी, खत्म करने के लिए हमने उनको क्या कर दिया? क्रेडिट। और ये सब कुछ पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, राइट। एक और ट्रीटमेंट होता है मेरे बच्चों जिसमें ये कहा जाता है एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा कि हम इन रिजर्व्स को और इन फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये एज इट इज बना रहे। दोबारा सुन लीजिए, पहला केस क्या है? आप सारी फिक्टिशियस एसेट और सारे रिजर्व खत्म करना चाहते हैं, राइट ऑफ ऑल रिजर्व्स एंड ऑल फिक्टिशियस एसेट्स। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैम हमें तो ऐसा बताइए कि अगर हम चाहते हैं कि ये बड़ी मुश्किल से हमने ये रिजर्व्स बनाए थे, हम इन्हें खत्म नहीं करना चाहते, तो क्या होगा? तो क्या कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है? बिल्कुल। देखिए, इतनी पक्की बात होती है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, और इस दौरान कोई पर्सन गेन करता है और कोई लूज करता है, जिसको हम सैक्रिफाइस बोलते हैं। और ऐसे में अगर हम ये रिजर्व्स बने रहने दें तो गलत होगा। कैसे? क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिसमें 3:2 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, ओल्ड रेशो। अब न्यू रेशो है इनका 1:1, और ये पार्टनर्स चाह रहे हैं आपस में बातचीत करके कि यार बड़ी मुश्किल से रिजर्व्स बनते हैं, इनको खत्म नहीं करते, ना ही इन फिक्टिशियस एसेट को पड़े रहने दो, बैलेंस शीट को चेंज नहीं करने का अपने। बट ऐसे बात थोड़ा ना बनेगी, इसमें ए के साथ गलत होगा। क्यों? देखिए, ये रिजर्व समझ लीजिए एक गुल्लक है, इस गुल्लक के अंदर ए पहले 3 रुपए डालता था और बी सिर्फ 2 रुपए, है ना। अगर हम ये रिजर्व नहीं बांटते, आज नहीं बांटते, और ये पार्टनर डिसाइड करते हैं कि आप 10 साल बाद पार्टनरशिप फर्म को एंड करें, आप देखिए इस फर्म को चलते हुए 20 साल में 10 साल इस रेशो के चेंज होने से पहले ए डालता था 3 रुपए, बी डालता था 2 रुपए। इसके बाद इन, चलो मान लेते हैं 12 साल बाद फर्म बंद हो गई टोटल, 10 साल बाद इन्होंने रेशो चेंज करी थी, 2 साल और चले जिसमें इन्होंने 1-1 रुपया डाला। अब आप एक बात बताइए, अगर इस गुल्लक को हम बांटेंगे ए और बी के बीच में, तो आपको नहीं लगता ए के साथ गलत होगा? क्योंकि ए ने 10 साल ज्यादा पैसा डाला था बी के मुकाबले, और अगर हम ये रिजर्व्स नहीं छेड़ते इस टाइम तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। बट एक रास्ता हम निकाल सकते हैं, ये रिजर्व भी ना छेड़े और ए के साथ गलत भी ना हो। उसके लिए हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाया गया है कि अब तक ए ने जितना भी ज्यादा डाला है बी से, वो क्यों ना सीधा बी से ले ले एक्स्ट्रा में अलग से इन रिजर्व्स को छेड़ने की बजाय। यानी अगर 2 भाई बहन हैं, उन्होंने गुल्लक में पैसे डालने शुरू करे, और ये वाला ज्यादा डालता था, ये कम डालता था। आज के बाद से दोनों ने कहा बराबर बराबर गुल्लक में पैसे डालेंगे। भाई अब दोनों जॉब करते हैं, पहले सिस्टर ज्यादा डालती थी, ब्रदर कम डालता था। अब गुल्लक भरी पड़ी, कहते गुल्लक नहीं तोड़नी, अभी भी ऐसे रहने दो। तो एक डील इनके बीच में होती है कि सिस्टर ने अभी तक 4 सालों में जितना भी एक्स्ट्रा डाला है बराबर के मुकाबले, मतलब ये 10 रुपए डालती थी तो ये 5 रुपए डालता था, तो ये 5 रुपए हर साल एक्स्ट्रा डालती थी, तो 5 रुपए इंटू 5 साल यानी 25 रुपए अगर बी ए को दे दे तो फिर उस गुल्लक के पैसे पर दोनों का बराबर अधिकार हो जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में अगर आपको लिखा जाता है कि आपने रिजर्व्स नहीं बांटने, केस 2 होता है डियर ये, अगर रिजर्व्स नहीं बांटने, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स, या फिर हम एज इट इज रिजर्व रखना चाहते हैं, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, वो बहुत क्लियर बता देता है। अगर नहीं बताएगा तो केस 1 होगा हमेशा। ये वाली लाइन अगर स्पेसिफिक लिखी है तभी करना, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, या हमने फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं छेड़ना, या नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल, इस तरीके के अगर शब्द लिखे हैं, एक ही एंट्री आपकी बनेगी, गेनर डेबिट, गेनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर कैपिटल अकाउंट। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी।
जो भी गेनर बंदा होगा वो डेबिट हो जाएगा, जो सेक्रीफाइसर होगा वो क्रेडिट होगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी रिजर्व्स हैं ऑल रिजर्व प्लस कर लेना, माइनस जितनी भी फिक्टिशियस एसेट है ये माइनस कर देना, फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देना, और जो ये नेट अमाउंट आएगा ये वाला, इस अमाउंट का जितना भी उसने गेन करा, फॉर एग्जांपल ए और बी दो पार्टनर थे, ए ने गेन करा 1/3, उसका नेगेटिव आ रहा है, और बी का आ रहा है 1/3 सेक्रीफाइस, तो इस नेट अमाउंट का 1/3 जो है वो ए पे करेगा बी को। दोबारा से समझ लीजिए, केस 2 में लिखा होता है कि हम इन रिजर्व्स को हाथ नहीं लगाना चाहते, तो फिर बार बार इनके बीच में डील हो जाती है कि जितना किसी ने भी एक्स्ट्रा रखा है अभी तक पैसा, वो सेक्रीफाइसर को बार बार पे कर देगा और एंट्री बन जाएगी गेनर टू सेक्रीफाइसर। ऐसे केस में आपको इन रिजर्व्स की कोई एंट्री नहीं करनी होती, इनको एज इट इज रखना है, सारे रिजर्व्स के पैसे जोड़ना, उसमें से सारी फिक्टिशियस एसेट और ये माइनस कर देना, जो भी नेट अमाउंट आएगा उस नेट अमाउंट का जितना भी इसने गेन करा होगा वो पे करेगा ए बी को, खत्म। चलिए डियर, हमने ये 3 क्वेश्चन लिए हैं और इन तीनों क्वेश्चन के थ्रू आपको इस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा डियर। चलिए, आपको कहता है कि एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इनका जो ओल्ड रेशो है वो 2:1 है। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट शोड अ जर्नल रिजर्व। ठीक है, तो हम यहाँ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं, ज्यादा आसान रहता है। हमें पता है कि जर्नल रिजर्व कहाँ मिलेगा, लाइबिलिटी साइड पर, तो जर्नल रिजर्व की शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दी 60,000 रुपए। ठीक है, अब कहता है इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर इन प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। हाँ जी, उसके बाद अब नई रेशो कितनी हो गई है, 3:2। तो भाई ये सबसे बड़ा क्लू है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है फर्म का, क्योंकि ए और बी की आपस की रेशो थी 2:1, दैट इज एन ओल्ड रेशो, और ए और बी की जो अब रेशो है वो 3:2 हो गई है। और इसी वजह से हम ये जो बैलेंस शीट है इसका सफाई वफाई करने जा रहे हैं थोड़ी सी, और रिजर्व वगैरह का करेंगे क्या करना है, राइट। तो ये हमारी न्यू रेशो है 3:2। अब डेफिनेटली इसमें किसी ने गेन करा होगा, किसी ने सैक्रिफाइस करा होगा। तो आपको कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो मैंने अभी आपको 2 केसेस समझाए और इसने भी आपको 2 केसेस पर ही क्वेश्चन दिया है। इफ दे डू नॉट वांट टू शो जर्नल रिजर्व इन द बैलेंस शीट, यानी अगर वो इस जर्नल रिजर्व को गायब करना चाहते हैं तो एंट्री बताओ, है ना। डू नॉट वांट टू शो, गायब करना चाहते हैं। और अगर वो जर्नल रिजर्व को शो करना चाहते हैं, यानी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ध्यान से समझिए, पहली लाइन में ये लिखा है दे डू नॉट वांट टू शो जर्नल रिजर्व, यानी जब नई बैलेंस शीट बने हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन में तो ये जर्नल रिजर्व वहां नहीं दिखना चाहिए, यानी आपको इसको राइट ऑफ करना है। तो मैंने आपको केस 1 राइट ऑफ वाला ही बताया था। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, लाइबिलिटी खत्म करनी है, तो लाइबिलिटी अगर खत्म होती है तो क्या होती है, डेबिट, यानी जर्नल रिजर्व हो जाएगा डेबिट। आप प्लीज पूरी फॉर्म लिखेंगे, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यानी ए इज कैपिटल, अगर फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट, टू बी इज कैपिटल। क्या अमाउंट है आपका जर्नल रिजर्व का, 60,000 रुपीज, राइट। और अब ये ए और बी में बढ़ जाएगा किस रेशो में, 2/3 और 1/3, ओल्ड रेशो में, यानी आपके पास 20,000 आ गया यहाँ पर और 40,000 आ गया यहाँ पर। दिस इज योर केस 1, जब वो बैलेंस शीट से इस रिजर्व को क्या करना चाहते थे, गायब करना चाहते थे, राइट। यही आपको सिखाया था केस 1 में। अब केस 2 भी समझ लीजिए साथ साथ। केस 2 में आपको कहता है कि हम इस रिजर्व को नहीं छेड़ना चाहते और हम इसे नई बैलेंस शीट में शो करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आप इसे गायब करें, राइट। तो क्या करना चाहिए फिर हमारे को, हम ये भी चाहते हैं कि ये रिजर्व ना बटे, और भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन भी हो चुका है, यानी रेशो चेंज हो चुकी है, तो ऐसे तो गलत होगा ना, क्योंकि इस जर्नल रिजर्व में पुराने पार्टनर्स ने क्या पता किस रेशो में पैसे लगाए हैं। तो अब ऐसे में मैंने आपको सेकंड केस बताया था, सेकंड केस में आपकी एंट्री क्या बनेगी, गेनर टू सैक्रिफाइसर। लेकिन उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि गेनर कौन है और सैक्रिफाइसर कौन है। तो उसके लिए आपको हमने रेशो वाला फर्स्ट पार्ट सिखाया है, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो बी। ए का क्या है 2/3 ओल्ड रेशो एंड 1/3, माइनस न्यू रेशो 3/5 एंड दैट इज 2/5। ये कितना आ जाएगा 15, 10 माइनस 9। इस केस को हम हटा देते हैं, केस आपको समझ में आ गया, पुराना रिजर्व हमें गायब करना था। तो इसके बाद ये हमारे पास आ गया 15, ये आ गया 5 माइनस 6, तो ये आ गया आपके पास 1/15 पॉजिटिव का, इसका मतलब ए सैक्रिफाइसर है, और ये आ गया माइनस 1/15, इसका मतलब बी क्या है, गेनर है। और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है अगर आप उस रिजर्व को छेड़ना नहीं चाहते तो एटलीस्ट एक काम करो, आज तक इस रिजर्व में जिसने भी ज्यादा पैसे डाले थे उसको पे कर दो, है ना।
तो गेनर कौन है यहाँ पर, गेन कौन कर रहा है, यानी अपने हिस्से को छोड़ कौन रहा है, ए। तो ए कह रहा है कि मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ, तो मैं इस रिजर्व में भी तो 1/15 हिस्सा छोड़ रहा हूँ ना। आज तुम एक काम करो, इस गुल्लक के अंदर मैंने जो 1/15 एक्स्ट्रा डिनोट करे थे वो तुम मुझे पे करो, है ना भाई। तो क्या एंट्री बन गई, ए सैक्रिफाइसर है तो ए क्रेडिट और बी डेबिट। तो हमारी एंट्री बन गई बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो बच्चों तो भूलना नहीं, करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है जी, एज कैपिटल अकाउंट। तो अब हमारा अमाउंट क्या है, वही 60,000 रुपए। और अब 60,000 रुपए को हम छेड़ेंगे नहीं, यानी जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें जनरल रिजर्व बिल्कुल शो होगा 60,000 रुपए। बस हमने क्या किया, उस 60,000 में ए ने अपना हिस्सा कितना सैक्रिफाइस करा है, 1/15। तो कितना बन जाएगा 1/15 उसका हिस्सा, 4,000 रुपीज। तो वो जो है, सॉरी यहाँ पर ए और बी की जगह एक्स और वाई थे, हमने उसको गलती से ए भी ले लिया है, तो प्लीज उसे इंटरचेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग गलत मत करिएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाई कैपिटल डेबिट हो जाएगा और एक्स क्रेडिट। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4,000 रुपए जो है वो बी को देने पड़ेंगे और ए को क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 दोनों केसेस के साथ, राइट। मैं 3 ही क्वेश्चन ले रही हूँ, बट तीनों क्वेश्चन में आपको दोनों केसेस कराऊंगी ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं 10th क्वेश्चन और क्लियर करते हैं ये टॉपिक। और अगर डियर आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल हो तो हमारी तरफ से, हमारा सिर्फ इतना सा रिवॉर्ड आपकी तरफ से बनता है कि आप प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक्स और वाई है, पार्टनरशिप में 2:3, इनकी ऑब्वियसली रेशो चल रही थी ओल्ड रेशो, राइट। अब इन्होंने 1 अप्रैल से नई रेशो चेंज कर ली है और इनकी रेशो बन चुकी है 1:2, ठीक है जी। और इस वजह से गेन कर रहा होगा, एक सैक्रिफाइस कर रहा होगा। आपको दे रखा है फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यू, दिस इज अ न्यू गुडविल बच्चों, दिस इज नॉट ओल्ड गुडविल, दिस इज अ न्यू गुडविल। वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years, which were these. The reserves appear in the books at 1,10,000. Partners neither want to show the goodwill in the books nor want to distribute the reserves. ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो जो ये वैल्यूड गुडविल होती है इसका तो एक ही ट्रीटमेंट होता है, इसको लेकर तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग गुडविल, ये अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो। इसकी तो एंट्री ही क्या होती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। फिर रिजर्व के बारे में बात करते हैं, तो वो कह रहा है रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती फर्म, यानी फर्म चाहती है, यानी पार्टनर्स चाहते हैं जितना रिजर्व पहले था 1,10,000 का वही शो होता रहे। तो आपको मैंने अभी इस वीडियो के अंदर 2 केस बताए हैं। पहला जिसमें हम सारी सफाई कर देते हैं, यानी रिजर्व गायब कर देते हैं, जिसमें हम सारा रिजर्व बांट देंगे, लेकिन ये तो चाहिए नहीं है पार्टनर की रिजर्व बांटा जाए। तो इसका मतलब इस रिजर्व की भी क्या एंट्री होगी यहाँ पर, गेनर टू सैक्रिफाइसर। जब दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा ही होना है तो हम कंबाइंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट क्या आप लोगों को क्लियर हुआ कि इसका गुडविल यानी जनरल एंट्री क्या होने वाला है, गेनर टू सैक्रिफाइस। तो चलिए फटाफट से गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। और गुडविल के लिए उसने आपको क्या बताया है, गुडविल इक्वल टू क्या, 2 years परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमें लेना है 3 साल का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं बच्चों, 2। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं, कैसे, इन तीनों को प्लस कर दीजिए, डिवाइड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट तीनों सालों का प्लस कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों इनको प्लस कर आ रहा है 5,10,000 रुपए, और इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 1,70,000 रुपए। और अगर मैं इसे यहाँ फिट कर दूं 1,70,000 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3,40,000 रुपीज की आपकी गुडविल हो। और क्योंकि गुडविल का ये वैल्यूड गुडविल है, याद रखिएगा, गुडविल के ट्रीटमेंट की सेकंड वीडियो चेक कर सकते हैं, गुडविल में डिफरेंस करना जरूर आना चाहिए। दिस इज न्यू गुडविल, इसकी तो एंट्री यही होती है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। और हमारे पास रिजर्व भी दे रखा था, क्योंकि दोनों का ही ट्रीटमेंट एक ही तरीके से होना है तो हम दोनों का अमाउंट प्लस कर लेते हैं, गुडविल और रिजर्व का। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम रिजर्व को राइट ऑफ नहीं करना चाहते, रिजर्व को बैलेंस शीट में बने रहना चाहते हैं। अगर खत्म करना होता तो रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर एंट्री हो जाती, बट हम चाहते हैं ना कि ये रिजर्व बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में भी रहे। इसका तो एक ही ट्रीटमेंट होता है, गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो 1,10,000 रुपए रिजर्व के हैं और 3,40,000 रुपए आपके पास इसके हो गए गुडविल के। तो टोटल मिला के 4,50,000 रुपए। लेकिन अब हमें ये जानना पड़ेगा कि गेनर कौन है, सैक्रिफाइसर कौन है। उसके लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहाँ लिखेंगे एक्स और वाई। ओल्ड रेशो कितनी है, 2/4,
5 एंड 3/5। न्यू रेशो है हमारे पास 1/3 एंड 2/3। कितना आ जाएगा? ये आ गया 15, ये आ गया 6 माइनस 5, ये आ गया 15, ये आ गया 9 माइनस 10। तो ये आ गया 1/15 पॉजिटिव का, ये आ गया 1/15 नेगेटिव का, जैसा कि अभी हमने निकाला था। इसका मतलब क्या है कि जो y है वो गेनर है और x जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी भैया? क्या जर्नल एंट्री बनेगी आपकी? जर्नल एंट्री बन गई वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, प्रॉपर जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में। प्लीज हमारा काम आपको समझाना है, इसलिए हम इस तरीके से करते हैं, आप लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। इफ इट अकाउंट इज फिक्स्ड तो ये करंट अकाउंट के नाम से होगा। कितना? 4,50,000 रुपीज, जो भी एक अमाउंट होता है उसका 1/15 कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 30,000 रुपीज। यानी वाई महाशय को 30,000 रुपए देने पड़ेंगे एक्स महाशय को, और उसके बाद इनके बीच में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लेकिन हमारी वीडियो के हिसाब से हमारा क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। इसको भी मैं आपको दोनों तरीके से डिस्कस करके दिखाऊंगी ताकि आपको दोनों केस समझ में आ जाए। चलिए अब हमारे पास यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन दे रखी है कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं। XYZ हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं जिनके आपस की रेशो है 5:3:2, दैट इज एन ओल्ड रेशो, और इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज कर ली है, बना ली है 2:3:5, दैट इज अ न्यू रेशो। इस बीच किसी ने सैक्रिफाइस करा होगा, किसी ने गेन करा होगा, दैट फॉर श्योर। अब आपको कहता है दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज एंड रिजर्व। अब वो ये चाहते हैं कि जो भी ये रिजर्व्स वगैरह बैलेंस शीट में है, तो मैं काम करती हूँ, मैं बैलेंस शीट बना लेती हूँ, मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता है। यहाँ लाइबिलिटी और यहाँ एसेट। तो मेरे पास उन्होंने एक तो जर्नल रिजर्व दिया है 6,000 रुपए का, एक P&L का क्रेडिट बैलेंस, ये भी कहाँ आता है मेरे बच्चों? इनकम साइड पर क्रेडिट बैलेंस आपका प्रॉफिट होता है, तो 24,000 रुपए ये दिया है। और इधर मुझे फिक्टिशियस एसेट दी है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, कितनी? 12,000 रुपए। अब दो बातें हो सकती है, एक बात तो ये हो सकती है जिसमें ये कहे कि हमें ये रिजर्व्स भी राइट ऑफ करने और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी राइट ऑफ करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो ना तो भी यही करना होता है, क्या? राइट ऑफ वाला केस। तो इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसको मैं बाद में आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम इसको राइट ऑफ करते हैं, या क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं लिखा होता, सिंपल लिखा होता जर्नल एंट्रीज करो, है ना, ऐसे लिखा होता, तो हम क्या करते बच्चों? ये रिजर्व खत्म करते सबसे पहले। तो इन दोनों की कंबाइंड एंट्री नहीं हो सकती बिकॉज लाइबिलिटी और एसेट का अपोजिट नेचर होता है। इन दोनों को खत्म करने के लिए मेरी पहली एंट्री बनती जर्नल रिजर्व डेबिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस जो है वो डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स X, Y, Z, एंड ऑब्वियसली X कैपिटल अकाउंट, Y इज कैपिटल अकाउंट, Z कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में ये प्रॉफिट में बांट देती सारा रिजर्व? 6,000 ये और 24,000 ये, यानी कुल मिलाकर जो 30,000 रुपए था वो ये तीनों आपस में बांट लेते। कैसे? 5/10, 3/10 और 2/10। क्लियर? यानी इसके पास आ जाता 6,000 रुपए, इसके पास आ जाता 9,000 रुपए और इसके पास आ जाता 15,000 रुपए। क्लियर मेरी बात? ये होता अगर हमसे कहा जाता जर्नल एंट्रीज को, तो लाइबिलिटी साइड का मैंने ट्रीट कर दिया, दूसरी भी एंट्री होती, ये फिक्टिशियस एसेट भी हम राइट ऑफ कर देते, है ना। तो इसका मतलब ये तो मैंने बैलेंस शीट से गायब कर दिया, अब नई बैलेंस शीट में ये रिजर्व्स और P&L का क्रेडिट बैलेंस नहीं आने वाला। चलो एसेट भी राइट ऑफ कर देते हैं, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट, यानी X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 12,000 रुपीज। रेशो 5/10, 3/10 एंड 2/10, यानी कितना आ जाता आपके पास? तो ये आ जाता डियर आपके पास 2400, और ये आ जाता इसी रेशो में ना 5/10, 3/10, 2/10 की, तो ये आ जाता 3600, और ये आ जाता आपके पास 6,000। तो ये तब होता जब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बैलेंस शीट में ना तो ये रिजर्व्स शो हो ना ये एसेट शो। अगर क्वेश्चन में लिखा होता ये रिजर्व्स देकर जर्नल एंट्री पास करो, तो आप यही केस करते, राइट। अब अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से वो करते हैं जो इस क्वेश्चन में कहा है। इस क्वेश्चन में आपसे ये वाले केस के बारे में डिस्कशन नहीं करी गई है, बल्कि ये बोला गया है कि आप विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू इनकी एक सिंगल एंट्री पास करिए। और सिंगल एंट्री का मतलब यही होता है कि गेनर टू सैक्रिफाइजर वाला केस, क्योंकि उसी में एक एंट्री बनती है, नहीं तो लाइबिलिटी और एसेट की एक एंट्री कैसे बन सकती है?
और वो ये भी चाहता है कि इन बुक वैल्यू को हाथ भी मत लगाओ। तो बुक वैल्यू को हाथ तो हम तभी नहीं लगाएंगे ना जब हम इन रिजर्व्स को छेड़ेंगे नहीं। तो अब वो क्या चाह रहा है कि इन रिजर्व्स को, इन फिक्टिशियस सेट को छेड़ा ना जाए, यानी पुरानी बैलेंस शीट में ये हैं और नई बैलेंस शीट में भी ये जाएं। और उसके लिए हमारी एंट्री क्या बनेगी, गेनर टू सैक्रिफाइजर। इसके लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स बाय जेड 5/10, 3/10, 2/10. Now the new ratio is 2/10, 3/10 and 5/10. क्या आ गया हमारे पास 3/10, इसका आ गया 0, इसका आ गया -3/10। यानी भाई महाशय जी खुश हैं, उन्होंने ना सेक्रीफाइस करा ना गेन करा, वो अपनी जगह ऐसे ही बैठे हुए हैं। जो एक्स है उसने सेक्रीफाइस करा, राइट, और क्योंकि इसका सेक्रीफाइस नेगेटिव आया तो ये है आपके पास गेन। तो हमारी जर्नल एंट्री तो प्रिपेयर हो गई। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड हुआ टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बात आती है अमाउंट की। तो अब ये तीनों अमाउंट का एक सिंगल अमाउंट आपने निकालना है, और वो कैसे निकालेंगे आपको मैंने बताया था। लाइबिलिटी पहले सारी जोड़ लो, लाइबिलिटी साइड सारी जोड़ लो। तो ये लाइबिलिटी साइड है हमारे पास, 30,000 रुपए हमने पार्टनर्स को देने है ना। और अगर कोई एसेट साइड वाली चीज हो उसको कर दो माइनस, लाइबिलिटी साइड वाली चीजें प्लस और एसेट वाली माइनस, यानी कोई भी फिक्टिशियस सेट हो या पीएनएल का डेबिट बैलेंस उसे माइनस। आपके पास आंसर क्या बच रहा है, 18,000 पॉजिटिव का बच रहा है ना। बस ये जो हमारे पास नेट अमाउंट आया है मेरे बच्चों, दोबारा सुन लो, जितने भी रिजर्व्स होंगे सब प्लस और जितनी भी एसेट साइड है उसको माइनस, है ना। जो भी नेट अमाउंट आया 18,000 रुपए, उसका Z बेयर करेगा 3/10। कितना बेयर करेगा, 3/10 विच इज 5400, और वो मिल जाएगा आपके पास X को। तो ये था आपके पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर, और दोनों ट्रीटमेंट आपको आने चाहिए। ये जो ट्रीटमेंट है जिसमें हम रिजर्व्स को नहीं हाथ लगाते, एज इट इज बैलेंस शीट में लेकर आते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो दो केस हैं, समराइज करते हैं इसको फटाफट से, कि अगर आपके पास वो ये बोले कि बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर जो भी रिजर्व्स हैं या P&L का क्रेडिट बैलेंस है, अगर आपने इसको राइट ऑफ करना है, या क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल सी बात, एक ही ट्रीटमेंट करना है, ये सब खत्म करना है। तो जब लाइबिलिटी खत्म होती है तो लाइबिलिटी डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। सिमिलरली अगर यहाँ पर कोई फिक्टिशियस एसेट है, गुडविल है ना, और यहाँ पे P&L का डेबिट बैलेंस, इसे आपने खत्म करना है, तो पार्टनर हो जाएंगे डेबिट और ये जो एसेट्स हैं ये हो जाएंगे क्रेडिट, ओल्ड रेशियो। ये आपका नॉर्मल ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर पेपर में या क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ आता है कि हम बैलेंस शीट में पड़े हुए रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट में पड़ी हुई लाइबिलिटीज को छेड़ना नहीं चाहते, यानी जो भी रिजर्व्स है वो एज इट इज रहने दो, जो भी फिक्टिशियस है उनको एज इट इज रहने दो, तो एक ही एंट्री बनती है गेनर टू सैक्रिफाइजर। और अमाउंट भी एक ही निकालना पड़ेगा, अमाउंट भी हम एक ही निकालेंगे। कैसे, अमाउंट निकल जाएगा हमारे पास, अगर जितने भी रिजर्व्स हैं उनको प्लस कर लो और जो एसेट्स हैं उनको माइनस कर लो, उस नेट अमाउंट को गेनर टू सैक्रिफाइजर में बांट दो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर डियर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट जरूर करिए, इसे शेयर जरूर करिए, यही हमारे लिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा कंपटीशन है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग अस।